आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। ताल्लुका सिल्लोड़ और सोएगांव में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल-सत्तार ने एक अहम मीटिंग ज़िला परिषद के वेरुड़ हॉल में तलब की और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दीं। यहाँ रहे कि सिल्लोड़ और सोएगांव ताल्लुक़ात में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील को पहुँचाने की गर्ज से रियासत के खेतों के वज़ीर अब्दुल-सत्तार ने ज़िला परिषद के तामीरात, सिंचाई, देही पानी फराहमी, तालीमात, सेहत, समाज कल्याण, बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल और लेखा विभाग ट्रेजरी के अफसरान, ज़िला परिषद CEO विकास मीना, एडिशनल CEO और प्रोजेक्ट डायरेक्टर संगीता देवी पाटिल और दीगर अहम अफसरान और ज़िम्मेदारान के साथ ये इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर दोनों ताल्लुक़ों के अहम अफसरान और सियासी शख्सियात भी मौजूद थीं। अब्दुल-सत्तार ने अफसरान मज़कूरा को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि ताल्लुक़ा सोएगांव और सिल्लोड़ के जारी तरक्याती व दीगर काम फौरी तेज़ रफ्तारी के साथ मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने अब तक किए जा चुके कामों का जायज़ा भी लिया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड दफ्तर में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत की तस्लीम शुदा TCS और IBPS नामी एजेंसियों की मारिफत मुख्तलिफ ओहदेजात के लिए तकर्रुरात जल्द किए जाएंगे। ये इत्तला महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चीफ ऑफिसर MB तहसीलदार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। CEO वक्फ बोर्ड ने मजीद बतलाया कि कामकाज में बेहतरी लाने के लिए रियासत के 27 अजला में ज़िला वक्फ ऑफिस शुरू करना लाजमी है, जिनमें से 8 अजला में तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस मौजूद है। मजीद 19 अजला में नए ऑफिस शुरू किए जाएंगे और वहाँ पर ज़िला वक्फ ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। इसके साथ हमारा कम्युनिकेशन हो गया है और ये रिक्रूटमेंट आगे 4 से 5 महीने में कंप्लीट करने की हमारा कोशिश रहेगा, क्योंकि बोर्ड का स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सफिशिएंट स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 1 लाख एकड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी बोर्ड के पास है। उसको अगर मैनेज करना चाहिए तो उतना मैन पावर भी बोर्ड के पास होना है। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने जैसा सैंक्शन किया है वो सैंक्शन किया है, तो उसका रिक्रूटमेंट ड्राइव हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़, वो अक्रूतबंद के मुताबिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में वक्फ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस होना ज़रूरी है, तो उसका भी ड्राइव शुरू कर दिया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो वर्किंग अभी एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स है, उनको मैंने डायरेक्शंस दिए थे कि आप आइडेंटिफाई करो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस के लिए स्पेस। तो ऑलमोस्ट मैंने 3 VC लिए हैं और लास्ट वीक में मैंने खुद जाके कोल्हापुर, सातारा, सांगली इन डिस्ट्रिक्ट्स में पर्सनली जाके विजिट भी किए हैं। हमने प्रायोरिटी दी है वक्फ प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पे RCC कंस्ट्रक्शन हो, ऐसे वर्क प्रॉपर्टीज़ हो, वहाँ पे शुरू करने की फर्स्ट इसमें। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में, वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो फिर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी हायर करके वर्क ऑफिसेस शुरू करने का हमारी कोशिश रहेगा। तो टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस होना ज़रूरी है, उसमें से अभी फ़िलहाल 8 फंक्शनिंग है, तो 19 नए ऑफिसेस शुरू करने के, वो भी नेक्स्ट विदिन 6 to 10 मंथ्स में हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। सब एडिशनल चार्ज पे ही चल रहा है, अभी फुल फ्लेजेड वर्क ऑफिसर कोई है नहीं। 2018 में रिक्रूटमेंट रूल्स को मंजूरी मिली है और उसमें मॉडिफिकेशन करने का प्रोसेस शुरू है। ऑनरेबल बोर्ड ने उसको जो मॉडिफिकेशन है उसको सैंक्शन दिया है, अभी वो गवर्नमेंट के पास भेज के हम उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं उसको हम मान्यता ले लेंगे। टोटल सैंक्शन पोस्ट है 179 है, उसमें से 33 लोग ऑलरेडी फंक्शनिंग है। ऑलमोस्ट 150 अराउंड 150 पोस्ट हम भरने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर रहेगा, सीनियर क्लर्क रहेंगे, फिर लीगल एडवाइजर्स रहेंगे, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट रहेगी। जो भी सैंक्शन पोस्ट है वो GR में आपके साथ शेयर करता हूँ। माली एतबार से इदारे को मुस्तहकम बनाने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 की दफ़ा 44 और 47 के तहत महाराष्ट्र में जो वक्फ इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें नोटिसें जारी की जा रही हैं और 13,500 इंस्टीट्यूशंस में से 10,000 इंस्टीट्यूट्स को नोटिसें जारी की जा चुकी हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइव मैंने लिया है सेक्शन 44 एंड सेक्शन 47 में। सेक्शन 44 बोलता है कि एवरी वर्क इंस्टीट्यूट शैल सबमिट अ बजट टू द वर्क बोर्ड, जहाँ पे वो आने वाले साल में उनका कितना रेवेन्यू है और क्या एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो बजट फाइल करेंगे
اور اس کا اپروول لے کے پھر اس کے مطابق جو بھی وقف کے آبجیکٹیوز ہیں وہ آبجیکٹیو کے لیے وہ ایکسپینڈیچر کریں گے. ایسی پروویژن ہے, لیکن آج تک کسی بھی انسٹیٹیوٹ نے بجٹ فائل نہیں کیا ہے. سیکشن 47 میں آڈٹ فائل کرنے کا, ہر سال آڈٹ ریٹرن فائل کرنے کی پروویژن ہے, جہاں پہ ہوا جو بھی اکاؤنٹس انہوں نے مینٹین کیا ہے اس کا سرٹیفائڈ آڈیٹر سے آڈٹ کر کے اس کا رپورٹ فائل کرنے کا, اور اس کے مطابق جتنا بھی وقف فنڈ آتا ہے تو وقف فنڈ کا کنٹریبیوشن بورڈ کو دینا چاہیے. لیکن لیس دین 50% انسٹیٹیوٹ ہی آڈٹ فائل کرتے تھے آج تک. اس کی وجہ سے وقف فنڈ پہ بہت نگیٹو اثر ہوتا تھا. تو ہمارا ڈرائیو کوشش یہ رہی کہ ہر ایک وقف انسٹیٹیوٹ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں ہم, اور اس کے لیے میں نے میجر ڈرائیو لیا ہے. ہم نے ہر ایک وقف انسٹیٹیوٹ کو نوٹسز بھیجے انڈر سیکشن 47, اور ان کو ہم نے بیکاز دیٹ از مینڈیٹری فائلنگ, تو آپ بجٹ فائل کیے اور آڈٹ جو ہے وہ جولائی منتھ میں آپ کو فائل کرنا ہے, تو اس کے نوٹسز ہم نے رجسٹرڈ پوسٹ سے بھیجے ہیں. رجسٹرڈ وقف انسٹیٹیوٹس اراؤنڈ 13,500 کے قریب ہے, اور کافی سارے ابھی ڈیمڈ رجسٹریشنز باقی ہے ہونا. دوسرا ایک بڑا ڈرائیو میں نے لیا ہے جو وقف پراپرٹیز لیز رولز ہے 2014, اس کے مطابق جو بھی وقف پراپرٹیز ہے, جو ایگریکلچر پراپرٹیز ہو یا کمرشل پراپرٹیز, اس میں کمرشل شاپس ہو یا ریسیڈینشیل پراپرٹیز ہو, دوز شوڈ بی لیزڈ آؤٹ ایز پر دا پروویژنس ان دا لیز رولز. تو اس کا وہ پورا ڈیٹا بیس کلیکشن کا بہت بڑا ڈرائیو لیا ہے. ہم نے ہر ایک وقف انسٹیٹیوٹ کو لکھا ہے نوٹس بھیج کے کہ آپ کے پاس کتنے ایگریکلچرل پراپرٹیز ہے, کتنے شاپس ہے, کتنے ریسیڈینشیل پراپرٹیز ہے, اگر وہ ہے تو آپ نے وہ لیز آؤٹ کیا ہے کیا, اس کا لیز ٹینیور کیا ہے اور اس کا رینٹ کیا ہے, یا ان کو اب ڈکلیئر کرنا پڑے گا. کافی سارے پراپرٹیز وداؤٹ فالوئنگ دیز رولز. ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وکاس مینا آج کل ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے تعلقہ پھلمبری کے مضافات گنوری کو وزٹ دی اور وہاں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو یہ کام فوری مکمل کروانے کی ہدایت دی. اپنی اس وزٹ کے دوران سی ای او وکاس مینا نے گنوری میں ضلع کے پہلے گوبردھن پروجیکٹ گھر کل یوجنا کے مکانوں ضلع پریشد اسکول کی عمارت کے کاموں کا معائنہ کیا, معلومات حاصل کی اور کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات متعلقہ افسران, ملازمین اور ٹھیکیداروں کو دی ہیں. اس وزٹ کے دوران ان کے ہمراہ چیف انجینئر ایس پی ٹھاکرے, بی ڈی او جیوتی کنور دیوی, گاؤں کی سرپنچ سرلا تاندڑے, ڈپٹی انجینئر برائے تعمیرات ضلع پریشد کے ایس بھونسلے, وستار ادھیکاری نیاندیو جائے بھائی, انجینئر شیتل کمار کٹھاڑے, بال پرکلپ کی نگراں افسر منیشا قدم, گرام وکاس افسر سریش چودھری, گرام پنچایت کے ممبر بنڈو سبکال, دلیپ بھادوے, سیما اوباڑے سمیت دیگر افراد موجود تھے. باوسوخ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں جلد ہی آئی بی پی ایس نامی ایجنسی کی معرفت 115 عہدیدارات پر تقررات کیے جائیں گے. واضح رہے کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے برسوں سے ملازمین کے تقررات نہیں کیے کیونکہ یہاں کا اسٹافنگ پیٹرن منظور نہیں تھا. گزشتہ سال ریاستی حکومت سے نہ صرف اسٹافنگ پیٹرن کو منظوری ملی بلکہ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے تیار کیے گئے ریکروٹمنٹ رولز کو بھی منظور کر لیا گیا, جس کے بعد میونسپل کارپوریشن میں ملازمین بھرتی کی راہ ہموار ہو گئی. مگر حکومت نے فی الحال 115 ملازمین مقرر کرنے کے لیے انتظامیہ کو اجازت دی ہے, جس کے لیے میونسپل انتظامیہ نے حکومت کی منظور شدہ آئی بی پی ایس نامی ایجنسی کے ذریعے ملازمین کے تقررات کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے لیے میونسپل کارپوریشن کی متعلقہ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ملازمین کے تقررات کے ضمن میں اشتہار کا جو مسودہ تیار کیا گیا ہے وہ بھی متعلقہ ایجنسی کے ساتھ MO4 ہو جانے کے بعد شائع کر دیا جائے گا. میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے گزشتہ روز شہر میں مختلف علاقوں میں کارروائی کی اور راستے کے کنارے وہ ڈرینیج لائن پر کیے گئے ناجائز قبضہ جات کا صفایا کر دیا. چمپا چوک سے قیصر کالونی جانے والے راستے پر گزشتہ 30 سال پرانے ناجائز قبضہ جات جہاں دکانیں, ہوٹلز اور دیگر کاروبار جاری تھے, میونسپل عملے نے انہیں ہٹا دیا.
इसी तरह रविंद्र नगर से कटकट गेट रास्ते पर डीपी रोड में हायल 30 से जायद ओटे, चबूतरे और शेड्स हटा दिए गए। यह कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, पंडित गौली और उनके अमले ने अंजाम दी है। इसके अलावा म्यूनिसिपल अमले ने N12 इलाके में कार्रवाई की और नर्सरी से मुत्तसिल जगह पर किया गया कब्जा हटा दिया। इसी तरह हडकों में भी ड्रेनेज लाइन पर की गई तामीरात म्यूनिसिपल अमले ने मुनहदम कर दी। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने वसंत भोये, वार्ड इंजीनियर फारूक खान, जूनियर इंजीनियर पायगान संदेश, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, रामेश्वर सुरासे और दस्ते में शामिल दीगर मुलाजिमीन ने अंजाम दी है। रियासत के 78 कॉलेजेस को 100% ग्रांट देने के मुतालबे पर गुज़िश्ता 6 फरवरी से मुंबई के आज़ाद मैदान पर जारी हड़ताल की हिमायत में आज हमारे शहर में भी मुजाहरे किए गए। ये मुजाहरे व एहतजाज शहर में महाराष्ट्र राज्य कृति समिति की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर फॉर हायर टेक्निकल एजुकेशन के दफ्तर पर किए गए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इतना तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद हुकूमत मुंबई के आज़ाद मैदान पर जारी मज़कूरा एहतजाज की जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। आज किए गए इस मुजाहरे के दौरान डिप्टी डायरेक्टर मौसूफ को मज़कूरा कृति समिति की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात का एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। नीज़ फौरी तौर पर मज़कूरा 780 कॉलेजों को 100% अनुदान मंजूर किए जाने का कलीदी मुतालबा हुकूमत से किया गया है। आम्ही 6 फेब्रुवारी 2023 पासून आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलनाला बसलो आहोत। शासनाने आम्हाला 30 एप्रिल ही तारीख दिली होती। आज आम्ही शासनाची 30 मे पर्यंत वाट पाहत आहोत। जर शासनाने 30 मे पर्यंत आम्हाला आमच्या मागण्या किंवा आमचं अनुदान 100% नाहीच दिलं तर आम्ही आमचे जे पुढचे पावलं आहेत ते आम्ही आमच्या मुलाबाळासहित आझाद मैदानावर बसून जे काय आमच्या कुटुंबांची उद्ध्वस्त किंवा जे काय होईल हे शासन त्या कुटुंबांना जबाबदार राहील असं आम्ही शासनाला प्रति ही विनंती करतो। शासनाने आम्हाला अनुदान द्यावे। गैर कानूनी दस्तावेजात की रजिस्ट्री से मुताल्लिक MCN पर दिखाई गई खबर का असर हुआ और गंगापुर के सब रजिस्ट्रार को चलता कर दिया गया। IRA के टुकड़ेबंदी के हुकूमत के GRO फैसलों के कवानीन 1961 के ज़ाब्ता 44(1) के मुताबिक अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए गंगापुर के रजिस्ट्री दफ्तर में सब रजिस्ट्रार परवीन राठौड़ के गैर कानूनी रजिस्ट्रियों व इंदराज करने की खबर MCN न्यूज़ ने दिखाई थी। ये खबर असरअंदाज हुई और पुणे के रजिस्ट्री के डिप्टी महानिरीक्षक गोविंद करार ने राठौड़ को मुअत्तल करके घर नहीं भिजवाया बल्कि उन्हें गोंदिया का हेडक्वार्टर देकर वहां भिजवा देने के अहकाम दिए हैं और फौरी गोंदिया के हेडक्वार्टर पर हाजिर होने की हिदायत उन्हें दी गई हैं। नीज़ कहा है कि वो आला अफसरान के हुक्म के बगैर अपना हेडक्वार्टर न छोड़ें। इस तरह के ऑर्डर प्रवीण राठौड़ को मिल चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ साल से बंद आकाशवाणी चौक और दूध डेयरी व अमरप्रीत चौक फिर से खोल दिया जाए, ये मुतालबा पुलिस कमिश्नर से शहरियार ने किया है। IRA के शहर के जालना रोड पर आकाशवाणी चौक, दूध डेयरी, होटल अमरप्रीत चौक के रास्ते पिछले कई बरस पहले बंद कर दिए गए और आज भी बंद हैं। ये दोनों चौक हस्ब साबिक फिर से शुरू करने के मुतालबे को लेकर जवाहर नगर नागरिक कृति समिति की जानिब से शहर के पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी की गई और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर मज़कूरा कृति समिति के जिम्मेदारान व कारकुनान मौजूद थे। कृति समिति की जानिब से CP से ये भी दरखास्त की गई है कि वो ज़ाती तवज्जो देकर शहर भर में ट्रैफिक की रुकावटों और रखना अंदाजियों का तदारुक करें ताकि शहरियान को राहदारी में राहत दिलवाई जा सके। आज आम्ही इथे जवाहर कॉलनी नागरिक कृती समितीतर्फे CP साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो। आकाशवाणी चौक पूर्वीप्रमाणे खुला करा यासाठी आम्ही CP साहेबांना भेटलो। CP साहेबांना आमच्या ज्या समस्या आहेत ट्रॅफिक प्रॉब्लेम किंवा शाळेत येण्या जाण्याचे जेवढे प्रॉब्लेम होता मुलांना त्यासाठी आम्ही CP साहेबांना भेटलो आणि पूर्ण माहिती दिली। यापूर्वी CP साहेब आकाशवाणी चौकामध्ये 2 जणांचा मृत्यू झालेला आहे रोड रस्ता ओलांडत असताना। तर त्यासाठी आमची CP साहेबांनी एक विनंती आहे, मागणी आहे की पूर्वीप्रमाणे आकाशवाणी चौक खुला करण्यात यावा आणि अमरप्रीत चौक पण खुला करण्यात यावा, कारण की मोंढा नाका जर जाम झाला ट्रॅफिकमुळे तर आम्हाला पूर्ण क्रांती चौक मार्गे पूर्ण फिरून 7 पर्यंत पूर्ण येणं लागतं। साहेबाला अशी विनंती आहे की दोन्ही चौक आम्हाला खुले करून द्यावे, बॅरिकेड्स काढून आणि पूर्वीप्रमाणे पूर्ण रस्ता मोकळा करून देण्यात यावा। स्मशानभूमी आहे, स्मशानभूमीला जाण्यासाठी सुद्धा तो रस्ता मोकळा करण्यात यावा, कारण माझ्यासारखे वयस्कर जर व्यक्ती असेल आणि मी गाडी चालू शकत नाही, पायी जायचं म्हणल्यावर ओव्हरफ्लो खूप दूर आहे,
आणि पायामुळं चालू शकत नाही, तरी तो हा जाण्यासाठी रस्ता मोकळा केला तर हे होतं. दोन्ही साईडनं ट्रॅफिक असल्यामुळं आम्ही जाऊ शकत नाही. दवाखाने त्याच साईडला आहे, शाळा त्याच साईडला आहे. त्यासाठी सीपी साहेबला एक विनंती आहे की हा रोड बैरिकेड काढून पूर्ववत चालू करावा. सब्जी मंडी इलाके के साकिनान के मुतालबे पर MP इम्तियाज़ जलील के इख्तियारी फंड से वहाँ मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिनका संगे बुनियाद आज रुकन पार्लियामेंट के हाथों रखा गया। वाज़ेह रहे कि सब्ज़ी मंडी इलाके के साकिनान बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। वहाँ न तो पीने के पानी की फराहमी के लिए ठोस इंतजामात किए गए थे और न ही अंदरूनी रास्ते तामीर करवाए गए थे, जिसकी शिकायत बागबान कमेटी के सदर गियास बागबान ने रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील से की थी और उनसे मुतालबा किया था कि सब्ज़ी मंडी इलाके के साकिनान को भी राहतें फराहम करवाई जाएँ। जिसके बाद इम्तियाज़ जलील ने इलाके में विज़िट की थी और फिर अपने इख्तियारी फ़ंड से वहाँ तरक्याती काम करवाने का फ़ैसला किया था। इन कामों का संग बुनियाद आज रखा गया। इस मौके पर इम्तियाज़ जलील के अलावा गियास बागबान और इलाके के दीगर साकिनान भी मौजूद थे। आज खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो आज 20 साल के बाद में जो है तो उस गलियों के अंदर जो है 20 साल से काम नहीं हुआ क्या, उसके बाद में जो है तो उनकी मेहनत ने हमने सिर्फ जाकर बोले उनको कि खासदार साहब हमारे पास 20 साल से काम नहीं हुआ, तो उल्टा उन्होंने हमको बोले तुम सो रहे थे क्या, और इसीलिए हमने आज उनको बुला के उन्होंने एक रोड की ओपनिंग कर दी है। इंशाअल्लाह 2 रोड की जल्द से जल्द ओपनिंग हो जाएगी। ये सब्जी मंडी पैटर्न गेट में जो बागवान मस्जिद के बाजू जो गली है, 20 साल से ये काम जो रुका हुआ था, ये 20 साल से लोगों को आज तकलीफ हो रही थी। उसके बाद जो हमने वहाँ पे खासदार साहब को लिया कि रमज़ान में जो निवेदन दिए थे उसके बाद साहब ने एक बार विज़िट करें और खुद देखे, और आज खासदार साहब इम्तियाज़ जलील ने खुद इसका आज उद्घाटन किए। किराड़पुरा मामले में गिरफ्तार शुदा नौजवानों की रिहाई के लिए जमीयत उलमा ने जो कुछ काम किए हैं उनकी तफसीलात फराहम करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस मौके पर जमीयत के वकील एडवोकेट नवाब पटेल ने बताया कि हमारी अवलीन तरजीह गिरफ्तार शुदा नौजवानों को बेल पर रिहाई दिलवाना था और पहले मरहले में एक नौजवान को छोड़कर अब तक गिरफ्तार किए गए सभी नौजवानों को जमानत पर रिहाई मिल चुकी है। अब पुलिस की जानिब से चार्जशीट दाखिल की जाएगी, उसके बाद अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको जो तजुर्बात आए और जो जिस तरीके से काम चला और जमीयत उलमा ने जो काम अंजाम दिए उसके ताल्लुक से मैं चंद अल्फाज में आपके सामने एक मुख्तसर सा तस्वीर रखता हूँ। जैसे ही 30 तारीख की रात में फसाद हुआ, आप तमाम इससे वाकिफ़ है कि कैसे हुआ, किसने कराया, कैसे कराया, ये तफसील में हमको जाना नहीं है। ये जो है इंक्वायरी का हिस्सा है। पुलिस इंक्वायरी करे, अपना काम करे। अगर पुलिस की इंक्वायरी में ज़रा बराबर भी फर्क आया और कम इसमें जो है कुछ उलटफेर हुआ तो इंशाल्लाह हम उसको जो चैलेंज करेंगे और उसका री इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और 2 लोग छूट गए हैं उनको भी वापस आरोपी बनाएंगे। वैसी भी जो तो कानून के अंदर गुंजाइश है, लेकिन जब तक के चार्जशीट दाखिल नहीं होता तब तक के हम खुद उसके ताल्लुक से बोल नहीं सकते। जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगा उस वक्त हमको ये बोलना आएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ ये सही है या गलत है। अभी वो उनका काम कर रहे हैं, उनके काम में हम दखल नहीं देते। अब 30 तारीख को दंगल होने के बाद 31 से उन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू किए बच्चों को। जैसे उन्होंने पकड़ के 1 तारीख को वहाँ पर लाए तो मुस्तफ़ा भाई जो है जमीयत उलमा की तरफ से वहाँ पर आके हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग को इस काम में जो है जो बेगुनाह बच्चे हैं इन सबकी जो है जमानत करवाना है। इनके बोलने के मुताबिक जमीयत उलमा के जानिब से हमने वहाँ पे काम को अंजाम देना शुरू किए और अल्लाह के फज़ल करम से हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन की इशारत मिलना, इससे ज़्यादा नहीं मिलना, इसके लिए कोशिश किए और उसमें हमको कामयाबी मिली। जबकि हाफिज़ इकबाल अंसारी ने सभी शहरियान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फ़िरक़ा परस्तों की साजिश को नाकाम बना दिया और शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने में पुलिस इंतज़ामिया की मदद की है। के लोगों को साथ में लेकर के इसके खिलाफ बाकायदा पुरअमन तरीके से आंदोलन करती है। हमारा काम यही है। हम लोगों ने शानदार से काम किया है। मैं शहर औरंगाबाद के सभी जाति और धर्म के लोगों को बधाई भी देता हूँ कि सब ने फ़िरक़ा परस्तों ने आग में डालने की कोशिश की शहर को,
रमज़ान का महीना था, लेकिन हिंदुओं, मुस्लिमों, दलितों, सिखों, ईसाइयों, सारे धर्म के और जाति के लोगों ने बहुत ही पीसफुल अपना रोल अदा किया और इस शहर को जलने से बचाया। मैं इस पर फिर एक मरतबा उनको बधाई देता हूँ और आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपने अखबार में ऐसी खबर छापिए और हुकूमत को जगाइए, ये सो रहे हैं, इनको जगाइए कि जो गुनहगार है असल गुनहगार को सामने लाइए और गुनहगारों को बाकायदा सजा दीजिए। हम भी आपको उसमें कोऑपरेट करेंगे। वालूज महानगर के वड़द गांव इलाके में आज एक नहायत दिलदोज वाक़या मंजर आम पर आया। अपनी नन्ही बच्ची समेत एक जोड़े के फांसी के फंदे पर झूलते पाए जाने से इलाके भर में सनसनी फैल गई। ये वारदात जुमा के रोज़ सुबह 9 बजे मंजर आम पर आई। इस सिलसिले में मिली मालूमात यूँ है कि वालूज के वलदगांव इलाके में शौहर मोहन प्रताप सिंह डांगर उम्र 30 साल, उसकी अहलिया 25 साला पूजा मोहन डांगर और उनकी 5 साला नन्ही बच्ची श्रेया फांसी के फंदों पर झूलते पाए गए। मोहन डांगर यहाँ किराए के मकान में रहता था और खेती करता था। इस तरह की मालूमात गाँव वालों ने दी है। बताया जाता है कि वारदात से कबल की रात ये ख़ानदान खाना खाने के बाद सो गया था और बाद में रात के पहर ये इंतहाई दिलदोज वाक़या पेश आया। नन्ही बच्ची श्रेया रोज़ाना सुबह उठकर पड़ोस की नानी के पास जाया करती थी। जुमा को वो न गई तो नानी उसे देखने उसके घर की तरफ गई तो उसने वहाँ ये भयानक मंजर देखा। वारदात की खबर मिलते ही सातारा पुलिस थाने के अफसरान और मुलाजमीन ने जाए वक़ूअ का रुख किया, पंचनामा किया गया और लाशें नीचे उतरवा कर घाटी अस्पताल रवाना की गईं। वाक़े की खबर फैलते ही मौके पर आवाम व साकिनान की भीड़ लग गई थी। इस वाक़े की वजूहात पर लेकिन अब भी पर्दा ही पड़ा होने की बात सामने आई है। पुलिस जांच करेगी, ताहम गाँव में चार जानिब तासुफ का इजहार किया जा रहा है। अंबा जोगाई में एक शख्स का अगवा करके उसके साथ मारपीट करने का मामला मंजर आम पर आया है, मगर इस मामले में पुलिस का रवैया मानाखेज है, जिसकी वजह से साकिनान में इश्तियाल पाया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि साद कुरैशी के वालिद घर गए थे और वो अपनी होटल पर था कि इसी दौरान उसे तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे यहाँ के महसूल कॉलोनी के साकिन हसन मलिक सिद्दीकी का फ़ोन आया और उन्होंने साद को होटल से बाहर बुलवाया तो उसने जवाब दिया कि होटल पर रश है, वो इस वक्त बाहर नहीं आ पाएगा। बाद अज़ां कमोबेश 25 मिनट बाद अयान शेख नामी शख्स होटल में आया और साद से कहा कि तुझसे ज़रूरी काम है, ज़रा 5 मिनट के लिए बाहर चल। तब भी साद ने इनकार और अयान ने इसरार किया और सिर्फ 5 मिनट का काम कहते हुए उसे ज़बरदस्ती होटल से बाहर ले गया और जूँ ही वो बाहर गया तो हसन सिद्दीकी ने उसे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया और बुलेट व दीगर 2 टू व्हीलर्स पर हुस्नुद्दीन सैयद, अयान बागबान, फरहान मोमिन व दीगर ने साद कुरैशी को शहर से बाहर ले जाकर एक दरख्त से बांध दिया और कुरैशी के पास चावल के व्यापारी को देने के लिए रखी रकम 10,000 उसके पास से छीन ली और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की और बाद अज़ां उसे शहर के हत्ती खाना इलाके में छोड़ दिया जहां वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। इस तरह की शिकायत साद कुरैशी ने पुलिस में दर्ज करवाई है। पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया और केस की जांच एसआई चांदकर कर रहे हैं। ताहम पुलिस ने अभी तक एक मुलजिम को भी गिरफ्तार न किया है, जिसके सबब नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। एक फौजी जवान के वालिदैन ने ज़िला कलेक्टर से फरियाद की है कि गुज़िश्ता 13 बरस से फ़ौज में शामिल उनका लड़का लापता है, लिहाजा उनकी मदद की जाए, क्योंकि फ़ौज से भी इस ज़िमन में कोई मालूमात नहीं दी जा रही है। साहेब, मेरा लड़का भारतीय फ़ौज में शामिल था, अब वो ज़िंदा भी है या शहीद हो गया इसकी हमें कोई इत्तला या ख़बर नहीं है। मुसलसल 13 बरस बीत गए कि हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। हमने तमाम तर नुमाइंदगी की, फ़ौज के दफातर और फ़ौजी अफसरान हमारी ना कुछ सुनते हैं ना हमें कुछ बतलाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हम जम्मू कश्मीर तक गए, तमाम बटालियनों को लेटर लिखे, ताहम क्या हमारा लड़का ज़िंदा भी है या नहीं, या उसके साथ कोई साजिश हुई है, कुछ तो पता चले। इन अल्फाज में अपने दर्द व कर्ब का दुखड़ा इस लापता फ़ौजी के वालिदैन ने हाथ जोड़कर सुनाते हुए ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर अपनी बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मज़कूरा फ़ौजी लड़के का नाम रविंद्र भागवत पाटिल है, जो साल 2010 से लापता है। वो फ़ौज से छुट्टी लेकर घर आया और फिर वापस जाकर ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ था।
اور اس کے بعد مکمل 13 برس بیت گئے کہ اس کا نہ چٹھی نہ کوئی سندیش۔ اس کے والد تعلقہ سوئے کے مالیگاؤں پمپری کے ساکن ہیں۔ आमचं मुलगाचीच मागणी आहे दादा, दुसरं काय मागणार आहे आम्ही? आम्हाला न्याय मिळायला पाहिजे पटकन। 2010 पासून तर आतापर्यंत कुठलाही न्याय मिळत नाही आम्हाला। चा भाऊ नामे रवींद्र जवान हा 2010 पासून जम्बो इथे कार्य करत होता। आजपर्यंत त्याचा कुठलाही तपास नाही, कुठली कागदपत्री माहिती नाही आहे। माझे वडील वारंवार तिथं चक्रा मारून परेशानीत, फक्त एक आश्वासन देण्यात आलं आम्हाला काय घरी येईल बा, घरी येईल। आजपर्यंत कुठलाच घरी आलेलं नाही। आम्ही कागदपत्री केले, आम्हाला कुठलं उत्तर मिळत नाही। त्यांचे कागदपत्र येतात, तुम्ही बँक अकाउंट नंबर पाठवा, आईवडिलांचे आधार कार्ड पॅन कार्ड पाठवा। आम्ही फक्त एकच मागणी करतो का आमचा भाऊ कुठं आहे बा, त्याचं आमच्याशी हे करून द्या बा। आमचं भाऊचा तपास दिला तर आम्हाला बाकी कुठल्याच गोष्टीचं घेणं नाही। आज जवळपास 13 वर्ष होऊन गेले। 13 वर्षामध्ये आम्ही इतक्या हलक्या याच्यावरती येऊन गेलेलो आहेत। आज आम्हाला कळत नाही का काय करायला पाहिजे, कोणाजवळ दाद मागायला पाहिजे, कोणाजवळ हे करायला पाहिजे। आमच्या वडिलांचं ते एकच आहे, शेवटला पल आहे। जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणारच नाही। मी विनायक माधवराव अनावळकर, सहाय्यक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय औरंगाबाद। सध्या जे पाटील कुटुंब जे उपोषणाला बसलेलं आहे त्यांचा 2021मध्ये आमच्याकडे त्यांनी अर्ज दिला होता की माझा मुलगा यांचा शोध घेण्यात यावा। त्यांचा तो अर्ज आम्ही संबंधित रेकॉर्ड ऑफिसला पाठवून दिलेला आहे, परंतु अद्यापपर्यंत त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचं उत्तर आलेलं नाही। तरीसुद्धा आम्ही यावर पत्रव्यवहार करून त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करू। शदीद गर्मी के इस मौसम में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। चिकलथाना इलाके में एक होम डेकोर में आग लग गई, जिसमें कमोबेश 1 लाख रुपये मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। आज बरोज़ जुमा सुबह तकरीबन 8 बजे चिकलथाना के फायर ब्रिगेड सेंटर को कॉल मौसूल हुई कि चिकलथाना सनती इलाके के B12 गोपाल हार्डवेयर के बाजू वाक़े तापड़िया होम डेकोर में आग लग गई है। दुकान मालिक गणेश तापड़िया की जानिब से दी गई इस इत्तला पर फायर अमला फायर ब्रिगेड के शोबा चीफ शिवाजी झंझन की हिदायत पर चीफ फायर ऑफिसर आर.के. सुरे व माविन चीफ फायर ऑफिसर अब्दुल अजीज की रहनुमाई में ड्यूटी ऑफिसर हरिचंद पवार विनायक कदम की सरकर्दगी में मौके पर पहुंचा और फायर फाइटर्स दीपक लवहाड़े, अनिकेत लांडगे, आनंद भारसाकड़े व ड्राइवर विनोद तुपे ने अनथक मेहनत व कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। इस आतिशदगी में तापड़िया होम डेकोर का कमोबेश 1 लाख रुपए की मालियत के गादियों व प्लाईवुड का माल जलकर खाकिस्तर हो गया है। हरसुल तालाब में डूबकर फिर एक नौजवान की मौत हो गई। फायर फाइटर्स ने लाश को तालाब से बाहर निकालकर मुताल्लिका पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फायर ब्रिगेड के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें गुज़िश्ता रोज़ दोपहर तकरीबन 1 बजे राहत रसानी के लिए कॉल मौसूल हुई और बतलाया गया कि हरसूल तालाब में गिरकर एक शख्स फौत हो गया है। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी अपने अफसर आला शिवाजी झंझन की हिदायत और रहनुमाई में चीफ फायर ऑफिसर आर.के. सुरे और उनके नायब अब्दुल अजीज़ व ड्यूटी इंचार्ज एल.पी. कोल्हे की सरकर्दगी में हरसूल तालाब पहुंचा और फायर जवानों नदीम शेख, परेश दूधे, शशिकांत गीते व सचिन शिंदे और ड्राइवर मनोज राठौड़ ने गोताखोरी करते हुए आरिफ खान रऊफ खान उम्र 42 साल की गरकाब हुई लाश को ढूंढ निकाला और ऊपर निकाल लाए। बाद अज़ां ये लाश मुताल्लिका पुलिस की तहवील में दे दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हरसूल इलाका व अतराफ की बस्तियों के साकिनान ने तालाब पर हिफाजती इंतजामात की कमी पर नाराज़गी जताई है और माकूल इंतजामात का मुतालबा किया है ताकि मुस्तक़बिल में इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।